नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया विल हिंदी और मैं हूं दिलीप खान। कल तड़के 3:45 यानी सुबह सुबह विशाखापत्तनम में जब लोग सो रहे थे तो वहां पर जो कंपनी है एलजी पॉलीमर, उस कंपनी में दो सिलेंडर में दो बड़े जो टैंक होते हैं, उस टैंक में गैस का रिसाव हुआ। जहरीली गैस है। उस जहरीली गैस के रिसाव के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस गैस के रिसाव के बाद जो स्टाइरिन गैस है, उसके बाद तमाम तरह की बातें आप मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार देख रहे होंगे कि ये गैस कितनी खतरनाक है, इस गैस से क्या हो सकता है। उसमें तमाम जो बातें सामने आई है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है या समझाया गया है। जो जानकार लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि गैस जब तक शरीर में बहुत ज़्यादा ना जाए तब तक मौत नहीं होती है, तब तक कई तरह के लक्षण दिखते हैं, तरह तरह की बीमारियां होती है। अगर ज़्यादा गैस शरीर के अंदर में चली गई तो वो अलग अलग तरह की खतरनाक बीमारियों को शरीर में पैदा करती है। और उससे भी ज़्यादा गैस, अगर एक सब्सटेंसिव मात्रा में गैस चली गई तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो 11 लोगों की मौत हुई है वो कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, कितने नज़दीक थे और कितनी ज़्यादा मात्रा में गैस उनके भीतर में गई है। और सैकड़ों लोग जो अब तक वहाँ के अस्पतालों में भर्ती है और कई लोग जो भर्ती नहीं है लेकिन उनकी आंखों में जलन है, कई तरह के शरीर में शिकायतें आ रही है, तरह तरह के जो एलर्जिक लक्षण है वो लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। उसके बाद ये पता चला कि जो गैस है, जो स्टाइरिन गैस है, वो पानी में घुल जाती है गैस। तो शहर में जगह जगह पानी का छिड़काव हुआ। इन तमाम बातों के बाद जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुनवाई करते हुए जो कंपनी है उस कंपनी पे 25 करोड़ रुपए का हर्जाने जुर्माना लगाया। और जुर्माने लगाने के बाद एनजीटी ने कई लोगों को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। उसमें जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की पर्यावरण मंत्रालय, उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो बोर्ड, उसके अलावा जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे, जो विशाखापत्तनम के डीएम हैं उनसे, और एलजी पॉलीमर लिमिटेड जो कंपनी है जहां पर गैस का रिसाव हुआ, उस कंपनी से जवाब मांगा गया है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अस्पताल का दौरा किया। उसके बाद जो लोग भी मृतक हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया और बाकी जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, जो जो बीमार हैं, उन बीमारों के लिए भी मुआवजे का कुछ ऐलान किया गया है। 18 मई तक एनजीटी ने एक कमेटी का गठन किया है, 5 सदस्यीय कमेटी है और उस कमेटी की अगुवाई खुद जो एनजीटी के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल वो कर रहे हैं। 18 मई तक इस कमेटी को पूरे मामले की जांच कर एक रिपोर्ट सौंपनी है। इस रिपोर्ट के बाद चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा साफ हो पाएंगी कि इस दुर्घटना के पीछे असली वजह क्या थी। अब तक जो चीज़ें सामने आ रही है, जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, उसमें ये बताया गया है कि 5000 टन के 2 बड़े टैंक्स में गैस का रिसाव हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे इस गैस के रिसाव ने शहर के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और सैकड़ों लोग बुरी तरह इससे घायल हो गए। मामला सिर्फ विशाखापत्तनम का नहीं है। कल में, यानी सिर्फ कल, विशाखापत्तनम के अलावा और भी कई जगहों पर इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह के रिसाव के मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पेपर मिल में इसी तरह की दुर्घटना हुई और 7 लोग बीमार पड़ गए। नासिक में भी इसी तरह की जो इंडस्ट्रियल दुर्घटना है उसका मामला सामने आया। तमिलनाडु में भी इसी तरह का मामला सामने आया और दोनों जगह पे मिला के दर्जन भर से ज़्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं, घायल हो चुके हैं। तो एक तरह से देखिए तो सिर्फ कल, यानी 4 जगहों पे, विशाखापत्तनम में, रायगढ़ में, उसके बाद महाराष्ट्र के नासिक में और फिर तमिलनाडु में, 4 जगहों पे ये दुर्घटनाएं इस तरह की सामने आई है। अगर हम इस देश में नज़र दौड़ाएं तो सिर्फ मामला एक दिन का नहीं है, या फिर ये मामला नहीं है कि कल अगर बड़ी दुर्घटना हुई तो लोगों के बीच मीडिया में चर्चा हुई, लेकिन छोटी छोटी दुर्घटनाएं लगातार होती रहती। मैं आगे आपको विस्तार से समझाऊंगा कि देश में हर दिन, रोजाना, हर महीने, हर साल इस तरह के जो औद्योगिक हादसे हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, वो कितनी होती है दुर्घटनाएं, और उस पर सरकार का रिस्पॉन्स क्या है। अब तक जो दुर्घटनाएं, बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, उसको लेकर सरकार ने नियम कायदे क्या बनाए हैं और कंपनियां किस तरह इस पूरे मामले को देखती हैं। तो इससे पहले कि मैं बातचीत आगे बढ़ाऊं, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं।
तो कल जिस गैस का रिसाव हुआ उस गैस का नाम है स्टायरीन गैस। इसकी बात मैंने आपको शुरू में समझाई और ये भी समझाया कि कैसे 4 अलग अलग जगहों पे इस तरह की दुर्घटनाएं हुई। लेबर मिनिस्ट्री जो मंत्रालय है, श्रम और रोजगार मंत्रालय है, उसका आंकड़ा है कि 2014 से लेकर 2016 के दरमियान, यानी 3 साल में 14, 15, 16, इन 3 साल के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारखानों में इस तरह के जितनी दुर्घटनाएं हुई उनमें लगभग 54,000 मजदूर और जो काम करने वाले लोग हैं और बाकी लोग वो या तो घायल हुए या उनकी मौत हो चुकी है। ये सिर्फ मजदूर को लेकर ये डेटा है। ये बाकी जिस तरह अभी विशाखापत्तनम में जो कारखाने में काम करने वाले हैं उसके अलावा बाकी लोग भी घायल हुए, बाकी लोग भी बीमार हुए, घायल नहीं बीमार हुए, उनका इसमें गणना नहीं किया गया है। लेकिन जो मजदूर जितने घायल होते हैं, जितने मरते हैं, मैं उसकी एक संख्या आपको सुनाता हूं कि 2014 से लेकर 16 के बीच में जो अलग अलग जगहों पे औद्योगिक हादसे हुए उनमें ऑफिशियली जो आधिकारिक मामले, आधिकारिक आंकड़े जो डॉक्यूमेंटेड है, उनमें 3562 मजदूर मारे गए, 3,500 से ज्यादा। उसके अलावा 51,124 मजदूर घायल हुए और उनमें कई सारे मजदूर सीरियस रूप से, गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें सबसे ज्यादा जो मौतें हुई है वो गुजरात में 687, महाराष्ट्र में 482 और तमिलनाडु में 296। जाहिर सी बात है कि ये तीनों राज्य बाकी अगर राज्यों की तुलना में हम देखें तो ज्यादा औद्योगिक प्रोडक्शन वाले राज्य हैं। तो जहां पर औद्योगिक एक्टिविटीज ज्यादा होगी, जो जहां पर इस तरह की गतिविधियां ज्यादा होंगी, वहां पर इस तरह के हादसे भी ज्यादा होंगे। इस दौरान ये जो इतने बड़े बड़े हादसे हुए और लगभग 54,000 मजदूर इसकी चपेट में आए, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन कारखानों पे जिन हादसों की वजह से 54,000 मजदूरों की जान संकट में, जोखिम में पड़े, उन कंपनियों पे, उन कारखानों पे मात्र 29 करोड़ 44 लाख का जुर्माना लगाया गया। ये कई कंपनियों को मिला के 29 करोड़ का जुर्माना है। यानी अगर एक एक कंपनी के जुर्माने की राशि आप देखेंगे तो कई बार वो राशि 1 लाख 2 लाख रुपए है। यानी एक मजदूर की जान की कीमत, या फिर अगर वो गंभीर रूप से घायल होता है कोई मजदूर, तो उसको लेकर जो कार्रवाई की बात आप भूल जाइए। जो कार्रवाई है वो तो कितनी क्षणिक होती है, 1 महीने की, 10 दिन की, या तो अदालत फटकार लगाती है या फिर इस तरह के महीने भर की जेल होती है और जुर्माना लाख रुपए, 2 लाख रुपए के जुर्माने के साथ मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। हम आगे समझाने की आपको कोशिश करेंगे, लेकिन हम पहले इस पूरे मामले पर आपको समझाऊं कि ये जो अभी विशाखापत्तनम का केस हुआ है, उसके बाद से लेकर अब तक भोपाल गैस हादसे की बार बार याद दिलाई जा रही है। भोपाल गैस हादसे का बार बार जिक्र हो रहा है। मैं उस गैस हादसे के विस्तार में नहीं जाऊंगा, सिर्फ संदर्भ के तौर पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं 2 लाइन में संक्षेप में कि उसे दुनिया के जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हादसे होते हैं उनमें से एक गिना जाता है। उनमें उस गैस हादसे में जब मध्य प्रदेश सरकार ने हर्जाने की राशि, जुर्माने की राशि जब रिलीज की तो 3,500 से ज्यादा लोगों को, जो परिवार हैं उनके परिजनों को, मृतकों के परिजनों को वो जुर्माने की राशि दी गई। यानी माना गया कि लगभग 3,500 लोग उसमें मारे गए और लगभग 5 लाख, 5.5 लाख से ज्यादा लोग ऑफिशियली उसके शिकार हुए, जो जमाने तक बीमार रहे, जिनकी अगली पीढ़ियां बीमार पैदा हुई। और उसके बाद जो वारेन एंडरसन का मामला है, जो मालिक हुआ करते थे यूनियन कार्बाइड के, वो किस तरह भारत से भागे और उसको लेकर कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार, 1984 में राजीव गांधी की सरकार थी, उसको किस तरह राजीव गांधी सरकार का पूरा एटीट्यूड था, स्टेट गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन मोटे तौर पर यह बात आपको याद करने की जरूरत आज भी है कि किस तरह उस कंपनी को पर जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई की बजाय जो मालिक था उसका, वारेन एंडरसन, उसको भगाने में किस तरह उस वक्त के मुख्यमंत्री का नाम सामने आया था। कोई रिपोर्ट, कोई आरोप साबित नहीं हो पाया, लेकिन बार बार ये रिपोर्ट सामने आई कि सरकारी प्रेशर की बदौलत से ही मालिक वहां से भाग पाया। और उस पूरे मामले में जब 2010 में फैसला आया अदालत का, उस फैसले में क्या अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? 8 लोगों को 2 साल की जेल हुई। यानी जिसमें लाखों लोग, जो लाखों लोग थे वो दशकों तक बीमार पैदा होते रहे, बीमार हो गए, हजारों लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसमें जिम्मेदार ठहराए गए 8 भारतीय अधिकारी और उनको 2 साल की जेल हुई। इस तरह के मामले कोई इकलौते मामले नहीं हैं। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देश में इस तरह के जो इंडस्ट्रियल हजार्ड्स के मामले हैं, जो जहां पर जहरीले केमिकल्स युक्त कारखाने हैं, उनकी संख्या कोई 1-2 कारखाने नहीं है।
सरकार का डेटा बताता है कि इस देश में इस तरह के जहरीली गैस, जहरीले केमिकल वाले जो कारखाने हैं उनकी संख्या 1861 है, यानी 1861 ऐसे कारखाने हैं जो देश के अलग अलग 25 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के, यानी 28, अगर हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दें तो इन 28 प्रांतों की लगभग 301 जिलों में ये कारखाने मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि इन कारखानों में लगातार इस तरह की गैस रिसाव की छोटी मोटी घटनाएं सामने आती रहती। मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक उदाहरण दूंगा, विस्तार से समझाऊंगा कि किस तरह एक कंपनी में बार बार गैस रिसाव की घटनाएं सामने आती रही, फिर भी सरकार उस कंपनी को किस तरह बचाती रही। मैं विशाखापत्तनम की बजाय उस कंपनी के मामले को आपको विस्तार से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि सरकार का इस पर पूरा एटीट्यूड क्या रहा है, किस तरह इन कंपनियों को बचाने में सरकार पीछे से सहयोग करती रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस हादसा हुआ था, उस वक्त तक ऐसे हादसों को टैकल करने के लिए, यानी ऐसे हादसों के जो दोषी हैं उनको सजा के दायरे में लाने के लिए कोई स्पेशल कानून ही नहीं था। आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई होती थी और उस वक्त भी जो मुकदमा दायर किया गया था भोपाल में वो आईपीसी की धारा 304A के तहत मुकदमा दायर हुआ था, जो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होता है। उसके बाद में कई सारे कानून बने। उन कानूनों को मैं संक्षेप में 2-3 कानून का जिक्र करता हूं जो कि जुड़ा हुआ है विशाखापत्तनम मामले से भी, और वो जरूरी कानून है। मैं अगर इससे पहले अगर पूरी बातचीत में आपको समझा रहा था कि कितने मजदूर, कितने लोग इस तरह के हादसों से घायल होते हैं, उनकी जानें जाती है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जो अलग अलग कानून बने उनमें से प्रमुख कानून जो था वो कानून है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी पर्यावरण सुरक्षा कानून 1986। उस कानून के तहत विस्तार से इस बात पर सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की शक्ति दी गई कि वो कैसे ऐसे फैक्ट्रीज के मालिकों पर, ऐसे जिम्मेदार लोगों पर किस तरह की कार्रवाई कर सकती है। उसके बाद 1989 में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। उस कानून का नाम है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स, यानी जो जहरीले केमिकल्स है, खतरनाक केमिकल्स है, उसके उत्पादन, स्टोरेज यानी जो भंडारण होता है, और इंपोर्ट यानी आयात, उससे जुड़े हुए नियम। उस नियम में अगर आप जाएंगे, इस कानून के नियम के शेड्यूल 1 के रूल 2E, मैं कोट कर रहा हूं, मैंने नोट किया है, उस रूल 2E में साफ लिखा गया है कि जिस गैस का रिसाव अभी विशाखापत्तनम में हुआ, जो स्टायरीन गैस है, स्टायरीन गैस को उसी कानून के जो रूल 2E है उसमें हैजार्डस केमिकल यानी खतरनाक रसायन माना गया है, और उसको इस तरह की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है कि आप इस तरह के केमिकल को अगर अपने कारखानों में इस्तेमाल करते हैं, उसकी देखरेख कैसे करें और उसकी जिम्मेदारी कैसे लें। तो ये कानून बना 2008 में। इस 2008 के कानून में 1989 का कानून, उसको 2008 में संशोधित भी किया गया था। उसमें कई तरह की जो बातें हैं उसको शामिल किया गया है और उसको एनरिच किया गया है कि कैसे कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसके इस दौरान कई सारे जो पार्लियामेंट में चर्चा हुई अलग अलग विधेयकों पे, उन विधेयकों में भी जो इस तरह के हादसे होते हैं, जो केमिकल वाले कारखाने होते हैं, उसका जिक्र बार बार आया। जैसे 2010 में एक बार जब सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट पर चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में, तो उस समय अरुण जेटली मौजूद थे। अरुण जेटली का निधन नहीं हुआ था और उस वक्त अरुण जेटली नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे सदन में, राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। तो उन्होंने उस समय कहा था कि आप जो न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जो नियम बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कारखाने हैं वो नॉन न्यूक्लियर प्लांट है, उसमें केमिकल युक्त कारखाने हैं, और उन केमिकल युक्त कारखानों में गैस रिसाव की घटनाएं बार बार सामने आती रहती है और इन कारखानों पे कार्रवाई करने की जरूरत है अगर गैस रिसाव होता है। तो अरुण जेटली ने कहा था कि जो खतरनाक मटेरियल है उसको यूज करने का जो भी फैक्ट्रीज ये जिम्मेदारी लेती है, तो रिसाव की जिम्मेदारी भी उसी कंसर्न अधिकारी को, उस कंपनी को लेनी पड़ेगी। और अगर रिसाव होता है तो उसको बताना पड़ेगा कि कैसे उसकी नॉलेज के बगैर इस तरह का कोई संरक्षण में दिक्कत आ रही थी, उसके रखरखाव में दिक्कत आ रही थी, कैसे उसकी नॉलेज के बगैर ये रिसाव हुआ। ये उस वक्त अरुण जेटली ने कहा था। अगर 1986 के जो कानून है, जिस कानून का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उस कानून में बताया गया, जो एनजीटी के एक आदेश के हवाले से उस कानून को जो कोट किया गया है, मैं उस कोट को सुनाता हूँ जो एनजीटी ने कहा है
अगर किसी कंपनी की तरफ से कोई अपराध हुआ है, कोई भी इस तरह का हादसा हुआ है जिसके लिए जो उस कंपनी में या उस फैक्ट्री में घटित हुआ है वो अपराध, तो उसमें जो कोई भी हर उस व्यक्ति को उसका सीधा जो व्यक्ति उस रखरखाव के उस केमिकल के लिए जिम्मेदार है या इंचार्ज है, उसको दोषी माना जाएगा और उस व्यक्ति को साबित करना होगा कि ये जो दुर्घटना हुई है वो उसकी नॉलेज में नहीं था, वो दुर्घटना उसकी नॉलेज के बगैर दुर्घटना हुई है, ये उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा। ये सब जब तमाम भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद देश में अलग अलग तरह की चर्चा चल रही थी, जब तमाम आंदोलनों की शुरुआत हुई, तो उसके बाद 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया। ये फंड बना पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत। ये इस फंड का नाम दिया गया एनवायरमेंटल रिलीफ फंड, यानी पर्यावरण जो रिलीफ है उसको लेकर एक फंड बनाया गया। लेकिन इस फंड के जरिए कितने लोगों का भुगतान हुआ, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कितने मजदूर मरते हैं, कितने गैस रिसाव के शिकार जो लोग होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उसकी संख्या कितनी बड़ी है। लेकिन 1991 में जब इस फंड की स्थापना हुई, उसके बाद विधि नाम की एक संस्था है जो लीगल पहलुओं पे, कानूनी पहलुओं पे स्टडी करती है। विधि संस्था का मानना है कि 3 दशकों में, यानी जब से ये फंड की स्थापना हुई, इस फंड की स्थापना हुई, उसके बाद से 3 दशक गुजर गए, लेकिन इन 3 दशकों में अब तक जो 810 करोड़ रुपए का फंड इसमें रखा गया है, उससे 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ है। 1 रुपए का भी इसके तहत, इस फंड के तहत किसी मजदूर को ना कोई मुआवजा दिया गया, ना ही इस तरह की दुर्घटना के जो लोग शिकार हुए उनको कोई मुआवजा दिया गया। इस तरह के फंड इस देश में बनते हैं और ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं और सरकार बना के भूल जाती है जब तक कोई याद ना दिला दे। इस तरह के कानून भी तब बनते हैं जब कोई दुर्घटना घट जाए। लेकिन ये जो अभी जो विशाखापत्तनम की मैं बात कर रहा था, विशाखापत्तनम को लेकर अभी तरह तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 1997 से लेकर 2019 के बीच कंपनी ने खुद माना कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उसके पास नहीं था। कोई भी इस तरह के जो केमिकल संबंधी कोई कारखाना होता है, कोई फैक्ट्री होती है, उसमें चूंकि जहरीले रसायन होते हैं, चाहे वो गैस के फॉर्म में निकले, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में निकले, तो ऐसे कारखानों को पर्यावरण मंत्रालय से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है। लेकिन इस कंपनी ने, जो एलजी पॉलीमर कंपनी है, उस कंपनी ने खुद माना कि 1997 से लेकर 2019 के बीच में लंबे समय तक इस कंपनी के पास इन्वायरमेंटल क्लियरेंस था ही नहीं। तो ये काम कैसे कर रहा था, ये फैक्ट्री, ये कारखाना काम कैसे कर रहा था, ये सरकार को जवाब देना होगा। उसमें यह भी कहा गया है कि अपनी लिमिट से, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि जो जितनी लिमिट निर्धारित की गई थी प्रोडक्शन की, उस लिमिट से कहीं ज्यादा प्रोडक्शन ये कंपनी, ये प्लांट उस जगह पे प्रोडक्शन करने में जुटी हुई थी। ये मामला कोई अकेला मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ विशाखापत्तनम की इस कंपनी का मामला नहीं है, एलजी पॉलीमर का मामला नहीं है। 1 साल 2 साल लगभग हुए हैं। अगर आप उस घटना को भूले ना हो तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, बड़ी घटना थी और उस पर पूरे देश में चर्चा हो रही थी। घटना थी 22-23 मई 2018 की और जगह थी तूतीकोरिन। ये जगह है तमिलनाडु में। आपको याद होगा कि वेदांता एक कंपनी है, उसका एक प्लांट था जो स्टरलाइट प्लांट के नाम से जाना जाता है स्थानीय स्तर पर, और उस स्टरलाइट प्लांट के बाहर में लोग पिछले कई दिनों से, महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्लांट को बंद कराने की मांग कर रहे थे। बंद कराने की मांग क्यों कर रहे थे मैं आगे आपको बताऊंगा। उन प्रदर्शनकारियों पे उस समय जो कंपनी की शह पे कंपनी के लोग वहां पर मौजूद थे, जो आला अधिकारी थे वहां पर मौजूद थे, और तमिलनाडु पुलिस ने जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उन पे सीधे आमने सामने धाए इस तरह से लगातार ओपन फायरिंग की थी और 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई दर्जनों लोग घायल हो गए थे। आपको अगर ये घटना याद ना हो तो मैं इस घटना को रिकैप करता हूं। और ये एक दिलचस्प ये वाकया है, एक दिलचस्प उदाहरण है। इस स्टरलाइट प्लांट का मैं उदाहरण दूंगा, उसकी कहानी समझाऊंगा जिसकी मैं बात पहले कर रहा था, और उससे आपको समझ में आएगा कि इस देश में पर्यावरण के नियम, सरकारी कानून और इन सब का, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो किस तरह मखौल उड़ाती है और किस तरह सरकारें, अलग अलग सरकारें, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अलग अलग संस्थाएं होती है सरकार की, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हो, ये किस तरह कंपनियों के दबाव में काम करती है
या पता नहीं जिस भी दबाव में या पैसे लेती है, ये किस तरह काम करती है, अपने ही कानून के उलट जाके फैसला सुनाती है, ये स्टरलाइट वेदांता स्टरलाइट प्लांट के हवाले से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बताया कुछ फायरिंग में 13 लोगों की मौत हुई थी और 102 लोग घायल हुए थे। और उस कंपनी का मैं एक बार संक्षेप में इतिहास सुनाता हूं, जिसकी मैं बात बार बार कर रहा हूं। 1992 में ये कंपनी है अनिल अग्रवाल की, बिहार के एक कारोबारी थे जो पहले कबाड़ी का काम किया करते थे मुंबई में। बाद में उस कबाड़ी के बाद धीरे धीरे एल्युमिनियम के व्यवसाय में उतरे और बाद की कहानी फिर इतिहास है। आप सब जानते हैं कि इस वक्त वेदांता कितनी बड़ी कंपनी है और इंग्लैंड में आजकल अनिल अग्रवाल रहते हैं, वहीं के नागरिक हो गए हैं और वहीं पर यह कंपनी रजिस्टर्ड है। लेकिन भारत के अलग अलग इलाकों में वेदांता के कई सारे प्लांट चल रहे हैं और कई जगहों पर वेदांता पर यह इल्जाम लगा कि वो पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और कई जगह पर आंदोलन भी हुए। नियमगिरी का आंदोलन आपको याद होगा, वेदांता का ही वहां पर भी प्लांट था। 1992 में मैं तूतीकोरिन की घटना सुना रहा हूं। तूतीकोरिन का जो प्लांट था, उस प्लांट का इतिहास क्या है। 1992 में इस प्लांट को स्थापित करने के लिए जो वेदांता कंपनी है, इसने महाराष्ट्र सरकार को अप्रोच किया। महाराष्ट्र सरकार ने, रत्नागिरी एक जिला है जो वेस्टर्न घाट में आता है और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत सेंसिटिव इलाका माना जाता है, वहां पर सरकार ने इस कंपनी को 500 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। वहां पर काम भी शुरू हो गया। 60,000 टन सालाना जो कॉपर वाला प्रोडक्शन है इस कंपनी का, उसकी मंजूरी मिल गई। लेकिन साल भर तक जब लोगों ने लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, जब कंपनी का काम शुरू हुआ, तो एक साल के बाद जो महाराष्ट्र सरकार है, सरकार ने कहा कि आप यहां पर प्लांट नहीं बना सकते। मामला वहां से कंपनी वेदांता कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और निकल पड़ी कंपनी तमिलनाडु की तरफ। 1993 में कंपनी का निर्माण कार्य रद्द हुआ और 94 में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि आप यहां पर प्लांट बनाइए। उसमें कई सारे प्रावधान किए गए, कई सारे नियम कायदे बताए गए। कहा गया कि जो तमिलनाडु स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने कहा कि मन्नार की खाड़ी, क्योंकि वो भी तटीय इलाका है तूतीकोरिन, तो मन्नार की खाड़ी से आप 25 किलोमीटर की दूरी बना के आप इस प्लांट की स्थापना करेंगे, ताकि मन्नार की खाड़ी में जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसको खतरा ना पहुंचे। उससे पहले जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो बहुत ज़रूरी एक किसी भी इस तरह के प्लांट को बनाने से पहले पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इसकी स्टडी होती है। इससे पहले कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता, ये स्टडी होती, पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि आप कंपनी का काम शुरू कीजिए, मंजूरी दे दी, हरी झंडी दे दी। खुद पर्यावरण मंत्रालय का नियम कहता है कि आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बगैर किसी भी कंपनी को आप इस तरह की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन खुद इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दे दिया। 16 जनवरी 1995 को ये क्लियरेंस आया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तुरंत फटाफट जैसे ही इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियरेंस आया, तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसने खुद कहा था कि आप 25 किलोमीटर की दूरी में आप इस प्लांट की स्थापना करेंगे, 14 किलोमीटर की दूरी में ही वेदांता कंपनी ने इस प्लांट को बना दिया। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो अपना ही दिशा निर्देश था, उसी के उलट जाते हुए मंजूरी दे दी, कहा कि आप बनाइए। 1997 में इस कंपनी में गैस लीक का मामला सामने आया। अगल बगल में जो और भी कई सारे कारखाने थे, बिजली विभाग का एक ऑफिस था, उस विभाग में काम करने वाले कई लोगों को सांस की परेशानी हुई और उसके बाद तरह तरह की परेशानियां सामने आने लगी। कई लोग बीमार पड़ गए। लेकिन जब इसकी जांच हुई, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फिर से क्लीन चिट दे दिया। कंपनी का काम बदस्तूर जारी रहा। मामला पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट। हाईकोर्ट जब पहुंचा तो ये जो गैस रिसाव के मामले थे और प्रदूषण के मामले थे, उस समय 1998 में इस कंपनी से जो जहरीला जो केमिकल है, उस केमिकल को एक बगल की नदी में छोड़ दिया गया और उसी दौरान भीषण बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई और वो केमिकल धीरे धीरे नदी में दूर तक फैलता चला गया और आसपास के कई गांवों में आर्सेनिक जैसे तमाम जो पानी में कंटामिनेशन होता है, प्रदूषण होता है, मिलावट होती है, वो सामने आने लगे और दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग एक साथ बीमार पड़ने लगे। जब मद्रास हाईकोर्ट मामला पहुंचा तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि आप कंपनी का काम ठप कीजिए, बैन लगा दिया। लेकिन ये बैन कुछ दिनों तक चला, 3 या 4 दिनों तक ये बैन चला। कंपनी ने फिर से अपील की और जिस
सबसे दिलचस्प ये मामला है कि मद्रास हाईकोर्ट ने जिस स्टडी के बुनियाद पे इस कंपनी पे बैन लगाया था, 4 दिन के बाद कहा कि आप फिर से स्टडी कीजिए, नई स्टडी सौंपिए। और जो एजेंसी स्टडी कर रही थी वो एजेंसी नागपुर की स्टडी थी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। उस इंस्टीट्यूट ने कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट दी थी, 45 दिन के भीतर ही अपनी रिपोर्ट बदल दी और कह दिया कि इससे कोई खतरा नहीं है, कंपनी का काम फिर से शुरू हो गया। और शुरू हुआ तो हुआ, उसी दौरान जो सरकार है, सरकार ने 40,000 टन सालाना प्रोडक्शन को बढ़ा के 70,000 टन सालाना प्रोडक्शन करने की भी मंजूरी दे दी। लेकिन सामने क्या आया? 70,000 टन तो ऑफिशियल प्रोडक्शन की मंजूरी दी गई। जिस तरह विशाखापत्तनम में अभी मामला सामने आ रहा है कि जो जितनी लिमिट थी, इस लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही थी कंपनी, वहाँ पर भी जब 70,000 टन की अनुमति मिल गई, तो बाद में जब कई बार गैस का रिसाव हुआ है, बाद में जब स्टडी हुई तो सामने आया कि 70,000 टन की बजाय वो जो वेदांता स्टरलाइट कंपनी है, वो कंपनी 1,75,242 टन प्रोडक्शन कर रही थी। ये 2004 की रिपोर्ट है, जब फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और हाई कोर्ट पहुंचा था। और 2001 में जब मैंने बताया कि टॉक्सिक वाटर की जो शिकायतें हुई थी, बारिश हुई थी और पानी में घुल गया था जहरीला रसायन, 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया तो तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसने खुद ये पाया कि ये कंपनी, जिसको मैंने 40,000 से 70,000 टन की अनुमति दे दी, ये तो अब 1,75,000 टन का प्रोडक्शन कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया तो तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसके लाइसेंस को कुछ दिनों के लिए कैंसिल कर दिया। कहा कि आप ये प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, गैस रिसाव हो रहा है, केमिकल रिसाव हो रहा है। प्रोडक्शन ज़्यादा करने के मामले पर जाके कार्रवाई की और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन उसके बाद एक दिलचस्प सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट का मामला आता है 2004 में, जब सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद फिर से कुछ दिनों के प्रतिबंध के बाद कंपनी में काम शुरू हुआ। उसी समय उसी प्लांट में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट को लेकर कंपनी ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास अर्जी डाली, और इससे पहले कि पर्यावरण की मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल पाती, ऑफिशियल लेटर आ पाता, कंपनी ने सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट बना के तैयार कर दिया। यह दिलचस्प मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इस मामले में, मैंने बताया कि 2004 में जब हस्तक्षेप करके बैन लगाया था, उसके बाद कुछ दिनों बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ही बैन को खत्म किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कंपनी की तरफ से दलील दी गई कि ये तो बहुत वाइटल प्रोडक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए उत्पादन हो रहा है, अगर ये उत्पादन रुक गया तो कई सारे सेक्टर में किल्लत आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, किल्लत आ जाएगी, आप प्रोडक्शन शुरू कीजिए, नॉर्म्स को फॉलो कीजिए। लेकिन उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में पर्यावरण मंत्रालय की इजाज़त के बगैर ही बना के तैयार कर दिया। नॉर्म्स को फॉलो करना कंपनी को ये पता चल गया। आप देख रहे हैं कि 1994 से लेकर अब तक कितनी बार कितनी तरह की शिकायतें सामने आई और कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। और बार बार ये लगा कि पर्यावरण मंत्रालय बाद में जैसे तैसे मंजूरी दे ही देती है, तो बना के तैयार कर लो। सरकार का इतना लचर रवैया रहा। 2010 से 2013 के बीच में फिर से मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा, वहां पर सुनवाई चल रही थी। मामला क्या था? फिर से गैस रिसाव की कई सारी घटनाएं सामने आई और इस वेदांता स्टरलाइट कंपनी को बैन करने की मांग कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने, कई सारे संगठनों ने, कई सारे लोगों ने अदालत में फिर से अर्जी दी। और जब 2010 से लेकर 2013 के बीच में मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसी सुनवाई के दौरान उसी कंपनी में 3 मजदूर इसी तरह की दुर्घटना में मर गए। कोई उसका नाम लेवा नहीं है, कुछ नहीं हुआ उस पूरे मामले पे। जो कार्रवाई के नाम पर अगर आप देखेंगे तो किसी को कोई व्यापक सजा नहीं हुई। 23 मार्च 2013 को जब मद्रास हाईकोर्ट में मामला चल ही रहा था, एक बड़ा हादसा हुआ। बड़ी गैस लीकेज की घटना सामने आई और उसके बाद से लेकर अब तक उस कारखाने को, उस प्लांट को बंद करने को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे थे। उसके बाद आपको मैंने बताया कि 2018 में किस तरह जब प्लांट को बंद करने की मांग प्रदर्शनकारी कर रहे थे, तो कंपनी वालों के साथ मिलके तमिलनाडु पुलिस ने लोगों पे ओपन फायरिंग की और 13 लोगों की मौत हो गई। कंपनी की गैस रिसाव से मौत नहीं हुई, पुलिस की फायरिंग से मौत हुई। यह दिलचस्प है
कि कंपनी के पक्ष में राज्य की पुलिस उस कंपनी के पक्ष में जिसने पर्यावरण के नियमों का बार बार उल्लंघन किया है, जिसपे कई बार हाई कोर्ट ने, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया, उस कंपनी के पक्ष में पर्यावरण के को स्वच्छ रखने को लेकर पॉल्यूशन फैलाने के आरोप में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गैस लीकेज के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों पे कंपनी के पक्ष में खड़े होकर पुलिस ने गोलियां चलाई। गोली चलाने के बाद जब मामला बड़ा हुआ तो 28 मई 2018 को तब जाके उस कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक साल से, फिलहाल अभी एक साल हुआ भी नहीं है, अभी वो प्लांट बंद है। पता नहीं आने वाले दिनों में फिर से वो प्लांट चालू हो सकता है। फायरिंग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और उस सुनवाई के दौरान दिलचस्प ये है कि तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा। जिस सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पे गोलियां चलवाई, उस पुलिस ने, उस सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने, ये जो फायरिंग की घटना की सुनवाई चल रही है मद्रास हाईकोर्ट में, तमिलनाडु सरकार ने माना कि 2013 में ही, सिर्फ एक साल में, उस प्लांट में गैस लीकेज के 84 अलग अलग मामले सामने आए। अब जाके सरकार कबूल कर रही है हाईकोर्ट में, जब एफिडेविट दे रही है, एफिडेविट में ये मान रही है कि जो 84 अलग अलग मामले हैं गैस लीकेज के, एक साल में उस प्लांट में सामने आए। तो ये कुछ इस तरह के मामले हैं जिस मामले में आपको पता चलेगा कि जो पर्यावरण मंत्रालय है, और इस देश में अगर आप व्यापक जनसंहार की, व्यापक मौत की घटनाओं को देखेंगे जिसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, तो वो मामले ज्यादातर पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। चाहे वो कोयला खदान का मामला हो, चाहे वो अलग अलग इस तरह के प्लांट का मामला हो, उसमें जो कंटेमिनेशन का जो सामने आते हैं, गैस लीकेज सामने आते हैं, जो जहरीले रसायन है उसके लीकेज का मामला हो, उसमें हर साल सैकड़ों, हजारों लोग या तो उनकी मौत हो जाती है या गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग अपंग हो जाते हैं और विकलांगता की स्थिति में अपनी पूरी जिंदगी काटते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, जैसा मैंने पहले बताया कि 2014 से लेकर 2016 के दरमियान जो देश भर में 54,000 मजदूरों की या तो जान गई या घायल हुए, उन मजदूरों को लेकर जो जिन कंपनियों पे सरकार ने जुर्माना, हर्जाना लगाया, उन कंपनियों पे मात्र 29 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो साफ है कि सरकार को जो इस पर काम करना चाहिए, उस काम में सरकार लगातार ढिलाई बरतती है। और इस तरह के हादसे के बाद ये बात सच है कि कंपनियां जिम्मेदार है। कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए, इस दौर में जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का दौर चल रहा है, उसमें कंपनियों की नज़र में मजदूरों की जान की कीमत उतनी है जितनी आप फिल्मों में देखते हैं। कुछ कंपनियां संवेदनशील तरीके से कई सारे नियमों का पालन करती है, लेकिन उसके बावजूद जो कई सारे नियम है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, अभी उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होगा कि कई सारे राज्यों में मजदूरों की हालत को मैं आपको बयां कर दूं कि ये जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसके बाद कई सारे राज्यों में लेबर लॉ में संशोधन कर दिया गया और एक एक मजदूर से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करने को 4 राज्यों ने 3 महीने के लिए मंजूरी दे दी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कई कदम आगे जाके 3 साल का प्लान बना के पेश कर दिया है कि 3 साल तक लेबर लॉ में जो मजदूरों की सुरक्षा, उसमें जो ये जो हैजार्डस का मामला है, जो दुर्घटनाओं का मामला है, मजदूरों की सेफ्टी का मामला है, उसमें भी संशोधन कर दिया है। उस नियमों का भी अभी बदल के अब जो पुराने मजदूरों को, पुराने नियम के, पुराने कानून के आधार पर मजदूरों को जो अधिकार हासिल थे, उन नियमों को बदल दिया गया है। तो कंपनियां जितनी दोषी है वो हैं, कंपनियों की तरफ से जो दुर्घटनाएं हो रही है वो हो रही हैं, उन कंपनियों पे बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। और कंपनियों की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी, कंपनियों का जो मंसूबा है, वो मंसूबा इसलिए बढ़ा है क्योंकि सरकार ऐसे मामले में ढिलाई बरतती है और सरकार कई बार ऐसे जो खतरनाक हादसों को अंजाम देने वाली कंपनी है उनके साथ खड़ी नजर आती है। सरकार कई बार पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनी को लाइसेंस देती है। पर्यावरण मंत्रालय अपने ही नियम के खिलाफ जाके ऐसे कंपनियों को लाइसेंस देती है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने ही दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऐसी कंपनियों को लाइसेंस देती है। तो ऐसी हालत में इन कंपनियों पे से जो हम जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं, उस उम्मीद से ज्यादा सरकार का जो काम है, सरकार जो अपने नियम कायदे बनाई है, ऐसी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं करेगी तब तक कंपनियां नहीं सुधरने वाली है। और जब तक सरकार नहीं सुधरेगी तब तक लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं होगी।
तब तक इस तरह के गैस रिसाव के मामले सामने आते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का एक्सप्लेनर, जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे गैस रिसाव के कई सारे मामले देश भर में हर साल सामने आते हैं। मैंने विशाखापत्तनम गैस रिसाव मामले के साथ साथ मैंने वेदांता स्टरलाइट कंपनी में गैस रिसाव के जो मामले सामने आए थे उसको मैंने विस्तार से समझाने की कोशिश की, क्योंकि विशाखापत्तनम मामले में अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई, अभी तक जांच चल रही है। उसमें तरह तरह की बातें अभी जो शुरुआती दौर में जो दावे हैं उन दावों के आधार पर बात करने की बजाय मैंने वेदांता कंपनी के हवाले से समझाने की कोशिश की कि किस तरह सरकार अपनी नियमों का उल्लंघन करती है, अपने ही कानूनों के खिलाफ जाती हुई नजर आती है, और इसी वजह से इस तरह के हादसे देश में लगातार सामने आते रहे हैं। और मैंने बताया कि देश में इस तरह के 1800 से ज्यादा प्लांट है जहां पर खतरनाक केमिकल का काम चल रहा है, और ये सब 1800 से ज्यादा प्लांट वो प्लांट है जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। जो गैर कानूनी तरीके से, अनरजिस्टर्ड तरीके से जो धंधे चल रहे हैं उनकी संख्या, जो कई सारे जानकार हैं, वो 10-10 हजार से ज्यादा बताते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको आज पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। और आखिर में एक बात कि लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ वीडियो हमें बना के 1 मिनट का बना के हमें भेजें, ताकि हम एशिया विल हिंदी के प्लेटफॉर्म पे उसे जगह दे सके। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर बताने वाला हूं, उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको वीडियो सेंड करना है। नंबर है 9003074655। नमस्कार।